आज की वीडियो का टॉपिक है शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस और वाद्य यंत्र और उनके वादक। तीनों टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहले थ्योरी पढ़ेंगे और बाद में एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव भी हम सभी देखेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये टॉपिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है एग्ज़ाम की व्यू से। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं, और वीडियो से हेल्प मिला हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्टैटिक जीके जो है टॉपिक वाइज चल रहा है और स्टैटिक जीके का ये आज लास्ट क्लास है और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है टॉपिक वाइज, तो आप सभी जाके देख सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि आपके स्क्रीन पे शास्त्रीय भाषा कुल 6 होते हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। शास्त्रीय भाषा कुल 6 हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है। तो शास्त्रीय भाषा कुल 6 जो है तो उन्हें देख लेते हैं क्या क्या है। तो सर्वप्रथम तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, ये 6 शास्त्रीय भाषा हैं। और तमिल को भारत का शास्त्रीय भाषा जो बनाया गया था 2004 में से मान्यता मिली। उसके 1 साल के बाद यानी कि 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। उसके बाद तीसरा, यहाँ ध्यान रखेंगे, 2008 में 2 भाषा कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद मलयालम 2013 में और उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो तमिल को जब शास्त्रीय भाषा सर्वप्रथम तमिल को मिला था, उसके 1 साल के बाद संस्कृत को दिया गया शास्त्रीय भाषा का दर्जा। उसके बाद 2008 में 2 शास्त्रीय भाषा हुए, कन्नड़ और तेलुगु। मलयालम 2013, उसके 1 साल के बाद उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और तमिल जो है ये तमिलनाडु का भाषा है और संस्कृत ये उत्तर प्रदेश का। कन्नड़ की बात करें तो ये कर्नाटक का है। तेलुगु आंध्र प्रदेश, मलयालम केरल और उड़िया उड़ीसा। आइए मैप से समझते हैं। जैसे कि ये भारत का मैप है, तो अधिकतर जो शास्त्रीय भाषा है वो दक्षिण भारत में आप सभी को देखने को मिलेगा। सर्वप्रथम देखते हैं तमिल। तो तमिलनाडु का जो है यहाँ पे तमिलनाडु, ओके। और संस्कृत की बात करें तो उत्तर भारत मुख्यतः रूप से यूपी का है, उत्तर प्रदेश। कन्नड़ की बात करें तो ये कर्नाटक का है, तो यहाँ कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद है तेलुगु यानी कि आंध्र प्रदेश का जो भाषा है, तो तेलुगु यहाँ हो जाएगा। उसके बाद है मलयालम, तो मलयालम केरल, तो केरल का हो जाएगा ये भाषा। उसके बाद है उड़िया यानी कि ओडिशा, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो आप सभी देख रहे हैं कि अधिकतर जो शास्त्रीय भाषा है भारत का दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं और एक यूपी में देखने को मिलता है। आइए और देखते हैं, अगर इसका हम ट्रिक लगाएं तो क्या लगा सकते हैं। अगर इसे याद करना है तो एक नंबर आप सभी याद कर लीजिए, उससे क्या होगा कि ये जो ईस्वी है, किस वर्ष से इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था, वो आसानी से याद हो जाएगा। वो ट्रिक क्या है, 4, 5, 8, 8 और 13 और 14, ये जो है ये नंबर है। इस नंबर से क्या होगा, आप सभी को ये याद हो जाएगा। अब बोलेंगे क्या मैंने लिखा है, तो ये 4 क्या है, 2004 हो गया। उसके 1 साल के बाद संस्कृत आया था तो 2005। उसके बाद 2008 में 2 भाषा आए थे, तमिल और कन्नड़ और तेलुगु, तो 8 मैंने लिख दिया है। और मलयालम 2013 में आया था, तो लास्ट का डिजिट मैंने लिख दिया, और उड़िया का लास्ट का डिजिट लिख दिया। तो ये नंबर याद रखेंगे तो शास्त्रीय भाषा जो है 6, वो आसानी से याद हो जाएगा। आइए चलते शास्त्रीय भाषा के बारे में। ये शास्त्रीय भाषा जो है किन्हें दिया जाता है यानी कि इन्हें क्यों दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप सभी समझ लेंगे तो इससे प्रश्न आसानी से बनेंगे और आप कभी भूलेंगे भी नहीं। तो देखिए,
कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इसका जान लेते हैं। तो 2014 में क्या हुआ था, और भी सारे भाषा है तो उन्हें शास्त्रीय भाषा क्यों नहीं दर्जा दिया गया, तो इसके पीछे भी कारण है, रीज़न है। तो 2014 में क्या हुआ था, संस्कृत मंत्रालय यानी कि मिनिस्टर ऑफ कल्चर, तो मिनिस्टर ऑफ कल्चर के ही द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया जाता है। और इसके द्वारा क्या हुआ था, 2014 में एक निर्देश जारी किया गया था कि शास्त्रीय भाषा उसे घोषित किया जाएगा जो क्या करे, निम्न शर्तों को पूरा करता हो। यानी कि प्राचीन ग्रंथों का इतिहास जो हो, ये जो इनके हैं प्राचीन ग्रंथों के इतिहास या फिर जो ये भाषाएं हैं, इनका इतिहास जो होना चाहिए 1500 से 2000 ईस्वी वर्ष पुराना होना चाहिए। 1500 से 2000 ईस्वी वर्ष पुराना होना चाहिए। और जो भाषाएं हैं प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक हिस्सा भी होना चाहिए। तो जो हमारे प्राचीन साहित्य या फिर ग्रंथ है वो क्या होना चाहिए, इनका एक हिस्सा भी होना चाहिए। और बोलने वाले लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी में एक मूल्यवान अधिक, यानी मूल्यवान क्या होता है, अधिक कीमती और विरासत के रूप में भी माना जाता हो कि ये हमारी संस्कृति, ये हमारी भाषा है। तो इसलिए तमिल जो है, जानते हैं कि भारत का सबसे पुराना भाषा तमिल, तो तमिल को सर्वप्रथम 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि शास्त्रीय भाषा और साहित्य क्या है, ये दोनों अलग है और आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न है। आधुनिक भाषा हमारी क्या है, हम लोग हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो ये हमारी आधुनिक भाषा है, ये इसका प्राचीन साक्ष्य नहीं है। संस्कृत देखते हैं तो संस्कृत में बहुत सारे ग्रंथ हमें मिलते हैं, तो इसलिए संस्कृत को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तमिल को दिया गया है, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, और अधिकतर शास्त्रीय भाषा दक्षिण भारत में देखने को मिला था। संस्कृत उत्तर भारत और ख़ास तौर पर यूपी में देखने को मिला था। तो यहाँ लिखा हुआ है कि आगे है कि शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए भी बहुत सारे, जैसे कि शास्त्रीय भाषा जो है तो उनके अध्ययन के लिए एक केंद्र भी बनाया गया है, केंद्र की स्थापना किया गया है कि विशेष संस्कृति जो हमारे भाषा है वहाँ पे जाएं और अपनी भाषा को समझें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संस्कृत मंत्रालय से अनुरोध किया कि पेशेवर जो भाषा है उनमें कुछ पदों के लिए घोषणा किया जाए या फिर कुछ मुख्य रूप से विश्वविद्यालय बनाया जाए जिसमें शास्त्रीय भाषा का ज्ञान दिया जाता हो। अब देखिए इसमें शास्त्रीय भाषा जो है इससे हमें क्या लाभ होने वाला है कि चलिए हमने इतने भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित कर दिया है, तो इससे लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए शास्त्रीय भाषा क्यों बनाई गई है, तो शास्त्रीय भाषाओं की जानकारी से लोग क्या होंगे, अपनी संस्कृति को और बेहतर से समझ सकेंगे और प्राचीन संस्कृति यानी कि हमारी संस्कृति और साहित्य से और बेहतर यानी अच्छे तरीके से जुड़ सकेंगे। और शास्त्रीय भाषा को जानने और उसे अपनाने से क्या होगा कि पूरे वर्ल्ड में भाषा को पहचान और सम्मान मिलेगा। तो ये शास्त्रीय भाषा से इतना इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। शास्त्रीय भाषा किसके द्वारा दिया जाता है, तो संस्कृति मंत्रालय यानी मिनिस्टर ऑफ कल्चर, यहाँ पे लिखते हैं मिनिस्टर ऑफ कल्चर। तो ये ध्यान में रखेंगे कि मिनिस्टर ऑफ कल्चर के द्वारा शास्त्रीय भाषा उन्हें प्रदान किया जाता है या घोषित किया जाता है मिनिस्टर ऑफ कल्चर के द्वारा यानी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। आगे है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, और इसका ट्रिक तो अभी मैं बताई थी, क्या था, नंबर याद करना 4, 5, 8, 8 और 13, 14 ये था। इसको ध्यान में रखेंगे, कहीं लिख लेंगे इसे तो याद रहेगा इस भी आसानी से। और वो मैप के द्वारा भी मैंने बताया, मैप के द्वारा कि अधिकतर भाषाएं क्या है, दक्षिण भारत में है और एक यूपी में है, उत्तर भारत में। तो 3 तरह से मैंने आपको सभी को बताया, तो कंफ्यूज आप लोग नहीं होंगे।
अगला है शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य जो भारत के हैं मुख्यतः 8 हैं। तो सर्वप्रथम क्या है, कथक। कथक है उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम भी केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का और शास्त्रीय असम। ओके, तो देखिए प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जो 8 हैं इसके बारे में तो हम देख लिए कि ये होता है। इसके बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको भी देखेंगे। उससे पहले यहाँ एक समझते हैं जो ये मोहिनीअट्टम है और कथकली है। ये मोहिनीअट्टम और कथकली ये तो शास्त्रीय नृत्य है भारत का, लेकिन केरल का 2 लोक नृत्य भी है। केरल का लोक नृत्य जो कि मोहिनीअट्टम से मिलता जुलता मिलेगा, कृष्णअट्टम और कालियट्टम। क्या है यहाँ पे, कृष्णअट्टम और कालियट्टम। ये जो 2 नृत्य हैं ये केरल का लोक नृत्य है, यानी कि केरल राज्य का विशेष नृत्य है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। तो हमने अभी पढ़ा कि कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का और शास्त्रीय असम का। तो यहाँ देखिए यहाँ भी वही हो रहा है कि शास्त्रीय नृत्य जो भारत की 8 है वो भी अधिकतर कहाँ देखने को मिल रहा है, दक्षिण भारत में ही देखने को मिल रहा है अधिकतर। कैसे, देखिए यहाँ पे एक तो उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, ठीक है कि उत्तर प्रदेश में है। कथकली देखें तो केरल का है, ओके, और मोहिनीअट्टम का भी देखें तो केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और ओडिसी यानी ओडिशा यहाँ का है, शास्त्रीय असम और मणिपुर ये थोड़ा पूर्वी भारत में पड़ जाता है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे कि 3-4 जो नृत्य हो रहे हैं वो दक्षिण भारत में ही देखने को मिल रहा है। तो इससे भी आप एक अंदाज़ा लगा के याद कर सकते हैं। अब चलिए शास्त्रीय नृत्य जो है ये किसके द्वारा शास्त्रीय नृत्य घोषित किया जाता है, यानी मान्यता दिया जाता है। तो संगीत नाटक अकादमी, याद रखेंगे, संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, याद रखें अकादमी, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य घोषित किया जाता है, यानी कि उन्हें मान्यता दिया जाता है। और ये 8 नृत्य हैं। लेकिन देखिए यहाँ क्या है कि संगीत नाटक अकादमी जो है यानी कि भारत की राष्ट्रीय अकादमी के द्वारा 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता दी गई है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय, याद रखेंगे, संस्कृति मंत्रालय 6 को भी भारत का शास्त्रीय नृत्य मानता है। यहाँ है संगीत नाटक अकादमी ने 8 को शास्त्रीय नृत्य माना है, लेकिन संस्कृत मंत्रालय ने 6, आप सभी जानते होंगे कि 6 जो है वो इसे भी शास्त्रीय नृत्य मानता है। और जिस तरह संस्कृत मंत्रालय इसे 6 को भी शास्त्रीय नृत्य मानता है, अगर संस्कृत नाटक अकादमी भी 6 को शामिल कर ले तो कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हो जाएंगे, 9, याद रखेंगे कितने हो जाएंगे, 9। लेकिन संगीत नाटक अकादमी जो है वो क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है। इसे याद रखेंगे कि वो क्या कर रहा है, संगीत नाटक अकादमी कर रहा है नाटक, और वो 6 को शामिल नहीं कर रहा है। और 6 किसके द्वारा मान्यता प्राप्त है, संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। शास्त्रीय नृत्य 9 है, लेकिन संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 8 है। ये भी ध्यान में रखेंगे, प्रश्न इससे आता है और कंफ्यूज हुआ रहता है कि क्या लगाएं, 9 लगाएं 8 लगाएं, आंसर में समझ में नहीं आता है। तो 2 तरह से प्रश्न किया जाएगा। संस्कृत नाटक अकादमी, तो नाटक लिखा रहेगा तब समझ जाइएगा कि वो ये नाटक कर रहा है, तो यानी कि 8 शास्त्रीय नृत्य है। अगर संस्कृति मंत्रालय लिखा रहेगा तो 9 लगा देंगे। तो इससे आसानी से आप सभी को याद रहेगा। अब देखिए भारत में जो है ना 3 तरह के नृत्य होते हैं। भारत में 3 प्रकार के नृत्य होते हैं। सर्वप्रथम तो शास्त्रीय नृत्य हो गया जो हमने देख लिया कि 8 शास्त्रीय नृत्य है।
उसके बाद क्या है, एक लोक नृत्य भी होता है जो कि हर राज्य का एक विशेष नृत्य होता है और उस नृत्य से राज्य की पहचान भी होती है, ठीक है। और एक होता है जनजातीय नृत्य। तो आप सभी जनजातीय नृत्य भी देखते होंगे कि ये जनजातीय नृत्य है, यानी कि 3 प्रकार का नृत्य होता है, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और जनजातीय नृत्य। इसे भी ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अब चलते हैं। अब क्या देखेंगे, जो शास्त्रीय नृत्य मैंने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा, तो 8 तो पढ़ लिया। अब इससे जुड़ा यानी कि कथक, इसके भी कलाकार होंगे, प्रमुख कलाकार कि कथक कौन करते हैं, कथकली कौन करती है, या फिर मोहिनी अट्टम किससे संबंधित है, भरतनाट्यम किससे संबंधित है। तो इनसे जुड़ा हुआ, ठीक है, इनसे जुड़ा हुआ अब प्रमुख कलाकार के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य सर्वप्रथम है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। हमने अभी देखा है स्क्रीन पे, भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। और इससे संबंधित प्रमुख कलाकार जो हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न आता है। यामिनी कृष्णमूर्ति किन से संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित है। उसके बाद सेकेंड में आता है सोनल मानसिंह, ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। रुक्मणी देवी, बाल सरस्वती पद्मा सुब्रमण्यम, मृणाली साराभाई और वैजंतीमाला, ये जितने भी नाम हैं इससे प्रश्न आते हैं, खास करके एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उस सभी में भरतनाट्यम किन से संबंधित है और कौन सी कलाकार कौन से नृत्य करती हैं, ये सभी प्रश्न पूछा जाता है। अगला है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है और इसमें मुख्यतः यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, ये सारी कलाकार कुचिपुड़ी से संबंधित है। ये सारे जो नृत्य हैं, ये नृत्य मुख्यतः एक कहानी पर निर्धारित होता है, यानी कि कहानी को वो दर्शाती है नृत्य के माध्यम से, ये भी याद रखें। तो भरतनाट्यम यहाँ देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति और यहाँ भी यामिनी कृष्णमूर्ति है। तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी ये दोनों यामिनी कृष्णमूर्ति करती हैं, इसे ध्यान में रखेंगे कि भरतनाट्यम कौन से करती हैं, तो यामिनी कृष्णमूर्ति, और कुचिपुड़ी भी यामिनी कृष्णमूर्ति, ये दोनों नृत्य करती हैं। आगे अगला है ओडिसी। तो ओडिसी मुख्यतः उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है और इससे संबंधित सोनल मानसिंह और संयुक्त पनिगरी और किरण सहगल। सोनल मानसिंह हमने आगे भी देखा था। तो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम भी करती हैं, भरतनाट्यम में सोनल मानसिंह का भी नाम था। तो सोनल मानसिंह ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों करती हैं, ध्यान में रखेंगे। भरतनाट्यम तो सोनल मानसिंह ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों करती हैं और ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है और भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कथकली, तो कथकली ये केरल से संबंधित है और उदय शंकर, बालटोल, नारायण कृष्ण नायर और मृणाली साराभाई ये कथकली से संबंधित है। अगला है कथक। कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और इसमें बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, मालविका सरकार और शंभू महाराज ये सारे कथक करते हैं। बिरजू महाराज के बारे में बताएं तो इनसे काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है बिरजू महाराज से। तो बिरजू महाराज के 2 चाचा के नाम याद रखेंगे, क्योंकि प्रश्न आता है कि बिरजू महाराज के 2 जो नाम है वो किनके चाचा हैं, या फिर बिरजू महाराज के दो जो चाचा हैं, एक तो लच्छू महाराज उनके चाचा हैं, बिरजू महाराज की लच्छू महाराज चाचा हैं, और एक शंभू महाराज है, शंभू। तो शंभू महाराज और लच्छू महाराज क्या है, ये बिरजू महाराज के चाचा हैं। और इनके बिरजू महाराज के पिता का जो नाम था अच्छन महाराज, जो कि इनके गुरु भी थे, अच्छन महाराज यहाँ लिखते हैं। तो बिरजू महाराज के पिता जो उनके गुरु थे अच्छन महाराज, ये भी ध्यान में रखेंगे। अच्छन महाराज
बिरजू महाराज के पिता और गुरु दोनों थे, और बिरजू महाराज के 2 चाचा थे, शंभू महाराज और एक लच्छू महाराज। पंडित बिरजू महाराज से संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं। पंडित बिरजू महाराज से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो इसे ध्यान में रखेंगे। जैसे कि बिरजू महाराज को 1964 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला था। हम सभी जानते हैं कि संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य अपना घोषित किया जाता है। तो संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 1964 में बिरजू महाराज को दिया गया था। और आगे देखिए तो 1986 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। उसके एक साल के बाद 1987 में इन्हें कालिदास सम्मान दिया गया था, कालिदास सम्मान। और 2002 ईस्वी में इन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था। 2012 में उन्नेन कानाथू विश्वरूपन के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। और ये प्रश्न आ चुका है कि 2016 में इन्होंने मोहे रंग दो लाल गाने को कोरियोग्राफी किया था। फिल्म का नाम था बाजीराव मस्तानी। के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था 2016 में। और ये प्रश्न आ चुका है, तो जितना भी मैंने इसमें लिखवाया है ये इम्पोर्टेंट है पंडित बिरजू महाराज से। 2002 में इन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था। 1964 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, ठीक है। और 1986 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। और 1987 में कालिदास सम्मान। तो 4-5 पॉइंट बिरजू महाराज से ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। 2016 में मोहे रंग दो लाल के लिए कोरियोग्राफी फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था इन्हें। 2016 में बाजीराव मस्तानी जो मूवी थी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मणिपुरी जो है, मणिपुर झावेरी बहनें दर्शन, नैना, सुवर्णा, रंजना और झावेरी, ये मणिपुरी डांस नृत्य से संबंधित है और ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें हेमा मालिनी, वैजयंती माला, श्रीदेवी, कल्याणी अम्मा और रागिनी देवी इस नृत्य मोहिनीअट्टम से संबंधित है। और कल्याणी अम्मा से प्रश्न आता है तो इसे ध्यान में रखेंगे। अगला है शास्त्रीय नृत्य और ये असम का है। ये नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 भारत के शास्त्रीय नृत्य में इसे शामिल किया गया था। कब? 2000 में शामिल किया गया था। और इस नृत्य के संस्थापक संत श्रीमद शंकर थे। याद आसानी से नाम हो जाएगा क्योंकि इसमें शास्त्रीय है। शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित है? श्रीमद शंकर देव। तो ध्यान में रखेंगे इसमें भी स और यहाँ भी स, तो इसे आसानी से रिलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, अगला टॉपिक है प्रमुख वाद्य यंत्र। प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उसके वादक। तो सितार से संबंधित पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां और वदन हसन। ये जो 4-5 नाम है इसे तो याद कर ही लेना है क्योंकि ये नाम जो है काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये सितार वादक से संबंधित है। अगला है तबला। जाकिर हुसैन, लतीफ़ रखा खां, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज। और जाकिर हुसैन को हाल ही में ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, जो कि संस्कृत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। तो जाकिर हुसैन को दिया गया है जो कि तबला वादक से संबंधित। लतीफ़ रखा खां, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज और किशन महाराज ये सभी तबला वादक से संबंधित है। अगला है बांसुरी। तो पन्ना लाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया, ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हरि प्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी से संबंधित है। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है। बी कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी ये सभी बांसुरी वादक से संबंधित हैं। अगला है वीणा। तो वीणा के जो वादक हैं एस बाल और बरउद्दीन डागर। दो नाम एस बाल और बरउद्दीन डागर याद रखेंगे। शहनाई
जो कि बिस्मिल्लाह खां से संबंधित है। शहनाई बिस्मिल्लाह खां से संबंधित है। और बिस्मिल्लाह खां के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां से संबंधित इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो डुमरांव में हुआ था, जो कि बिहार में पड़ता है। तो बिहार के डुमरांव में इनका जो जन्म हुआ था 1916 में। अगर पूरे डेट की बात करें तो 21 मार्च 1916 को इनका जन्म हुआ था। बिहार के डुमरांव में इनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 को। 1916 में और क्या हुआ था? तो आप सभी जानते हैं, लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। और इन्हें भारत रत्न यानी कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिल चुका है, जो कि 2001 में मिला था। 2001 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न यानी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था, बिस्मिल्लाह खां को। और 2001 में एक और पर्सन को मिला था भारत रत्न। कौन थी वो? तो लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को भी 2001 में भारत रत्न दिया गया था। बिस्मिल्लाह खां की बात करें तो ये तीसरे संगीतकार हुए जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये तीसरे संगीतकार थे जो उन्हें भारत रत्न उस वक्त दिया गया था 2001 में। उनका जन्म 1916 में हुआ था, बिहार के डुमरांव में हुआ था। अगला है सरोद वादक। तो सरोद वादक अमजद अली खां, अली अकबर खां और अलाउद्दीन खां। ये तीन नाम अजमद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां। ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि प्रश्न फिर करेंगे। अगला है वायलिन एल सुब्रमण्यम टी एन कृष्णन। अगला है संतूर शिव कुमार शर्मा। एक नाम है, याद हो जाएगा। संतूर में शिव कुमार शर्मा। सारंगी में बिंदु खां। इसको कैसे याद रखेंगे? तो सारंगी में भी बिंदु है और यहाँ तो खुद बिंदु है, तो बिंदु खां याद हो जाएगा आसानी से। संतूर शिव कुमार शर्मा, वायलिन एल सुब्रमण्यम टी एन कृष्णन, सरोद अजमद अली खां, अली अकबर खां और अलाउद्दीन खां। चलिए अब प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न है, इनमें से कौन भारत की शास्त्रीय भाषा में सम्मिलित नहीं है? तो जब हम पढ़ाए थे तो उसमें 6 शास्त्रीय भाषा का मैंने जिक्र किया था। 6 भारत के 6 शास्त्रीय भाषा का जिक्र किया था, जिसमें से संस्कृत तो था, मलयालम भी था, तमिल भी था। क्या हिंदी था? नहीं था। हिंदी क्या है? तो हिंदी एक राजभाषा है, शास्त्रीय भाषा नहीं है, इसे ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन यानी कि एक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उड़िया को भारत का शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया गया? तो ये भी मैंने पढ़ा है, कब किया गया? लास्ट डिजिट याद कीजिए, कितना था? 14। तो उसे क्या याद रखेंगे? 2014। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 है, कन्नड़ भाषा भारत के किस राज्य की भाषा है? तो कन्नड़ भाषा भारत की किस राज्य की भाषा है? तो ये कर्नाटक की है, कर्नाटक। और कर्नाटक तेलुगु 2008 में जानते हैं कि 2 भाषा को घोषित किया गया था, कर्नाटक यानी कन्नड़ और तेलुगु भाषा को भी 2008 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, कथक भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये यूपी का है, उत्तर प्रदेश का एक ही मात्र शास्त्रीय नृत्य जो है यूपी का है, कथक। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए। तो मोहिनी अट्टम जो है केरल का है, तो पता ही है, तो ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। अगला है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? बताइए, आप सभी आंसर इसका कीजिए। तो यामिनी कृष्णमूर्ति संबंधित है। अब हम आगे जो मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है, यानी कि 1 से अधिक, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही है, 1 से अधिक इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो सोनल मानसिंह जो है वो भी भरतनाट्यम और ओडिसी, ये भी मैंने आगे बताया था, तो यानी 1 से अधिक, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। अगला है, मृणाली साराभाई किस नृत्य से संबंधित है? तो मृणाली साराभाई कथकली से संबंधित है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न 9 है,
हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कल्याणी अम्मा, रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो हम सभी को पता है कि ये मोहिनीअट्टम से संबंधित है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि एक सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न 10 है, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 11 है, जाकिर हुसैन लतीफ़ का अल्लाह रखा खा किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तबला, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक, निम्नलिखित में से कौन सरोद वादक है? तो अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां और अजमत अली खां, यानी कि तीनों सही है। तो इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 कि वायलिन वादक कौन है? तो वायलिन वादक इसमें एल सुब्रमण्यम और टी एन कृष्ण, यानी दोनों ये वायलिन वादक से संबंधित है, यानी कि 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सभी बताइए, शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो एक ही नाम मैंने बताया था, जो कि संतूर बजाते हैं, तो यानी कि एक ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो या टॉपिक अच्छा लगा हो या हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।